मेरा क्रांतिकारी जय भीम साथियों। आज आप सब लोग यहाँ पे सम्राट अशोक विजयदशमी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी यहाँ पे साथियों, ये हमारे पहले ऐसे महान सम्राट थे जिनको चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। चक्रवर्ती सम्राट जिसे कहा जाता है, जो संपूर्ण राष्ट्र पे एक बार में पूरे राज्य पे, पूरे राष्ट्र पे अपना शासन करता है। ये ऐसे सम्राट थे जिनके समय में शायद ही कोई व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार दुखी रहा हो। ये बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे सम्राट अशोक। ये इन्होंने शिक्षा पे, आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा था जिसमें इन्होंने प्रगति नहीं की थी, काम नहीं किया था। हमारे सम्राट अशोक के काल में हमारा जो यहाँ पर व्यापार था, यहाँ की जीडीपी जो थी वो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 26 ट्रिलियन की जीडीपी थी। हमारे उस टाइम पे हमारे जो ये शासन काल था, हमारे यहाँ पे जो व्यापार इतना फल फूल रहा था, विदेशों में भी हमारे व्यापार चल रहा था। इसका मतलब ये है कि आप ही व्यापारी थे, आप ही व्यापारी थे, आप ही शासक थे। लेकिन साथियों, मैं आज वर्तमान परिस्थिति पे बात करूँगी। आज हमारी स्थिति क्या हो गई है? आज ऐसा लगता है कि हम ही शासक थे और हम ही व्यापारी थे, पर देखो आज मुझे ऐसा लगता है कि हम ही भिखारी हैं, हम ही मजदूर हैं। आज हमारी समस्या जो मेन यहाँ पे खड़ी है कि आज हमारे पास, हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है। आज हमारे बीच में जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ जितने लोग आए हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इसमें से आधे से ज़्यादा हमारे लोग बेरोजगार होंगे। हमारी जो आर्थिक समस्या है उसी की वजह से आज हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हमें आर्थिक आज़ादी मिल गई होती तो आज ये कार्यक्रम या तो किसी स्टेडियम में होता या किसी ऑडिटोरियम में होता। लेकिन आज हमारी मजबूरी है, हमारी आर्थिक समस्या है, जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम इतनी कम से कम हज़ारों लोग यहाँ बैठे और लोग गर्मी में परेशान रहे। चलो कोई बात नहीं, लोगों का संघर्ष देख के इतना अच्छा लग रहा है कि लोगों ने कितनी हिम्मत करी है। अभी सुबह 10 बजे से अभी 3 बज गए हैं, अभी तक यहाँ पे टिक कर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे बीच में जो ये समस्या खड़ी है, इसका सबसे बड़ा मेन कारण हम खुद ही हैं, क्योंकि हम आर्थिक क्षेत्र पे तो हम बात करते ही नहीं है। हम सुबह से देख रहे हैं कि बार बार हमारे धार्मिक पक्ष पे बात चल रही है, हमारे इतिहास पे बात चल रही है, लेकिन हम इतिहास से सिर्फ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हमारे इतिहास से हम ये सीख सकते हैं कि हमारा ऐसा काल रहा था, हमारे महापुरुषों ने इतने बड़े काम किए थे। सम्राट अशोक ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुलवा दी थी। हमारे यहाँ पे शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हुआ था सम्राट अशोक के काल में। विदेशों से स्टूडेंट्स हमारे देश में पढ़ने आते थे। हमारे विरोधियों ने उसमें आग लगा दी। आज भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं नालंदा में, तक्षशिला में, उनमें आज भी धुएं के लपटें जो निकली होंगी, उसके आज भी प्रमाण वहाँ पे मौजूद है कि यहाँ आग लगाई गई होगी। लेकिन साथियों, हमारे जब उस सम्राट अशोक को पता था कि हमें शिक्षा पे काम करना है, हमारे बुद्धा को पता था कि लोगों को शिक्षित करना है। बाबा साहब ने इतना मेहनत करी, बाबा साहब ने हमारी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी को पहचाना। इसका मतलब ये था कि बाबा साहब जानते थे कि हमें हमारे लोगों को आर्थिक आज़ादी दिलानी है। सबसे पहले हमारी जो समस्या है, हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इतिहास का क्या करें हम इस धर्म का जिससे हमें रोटी नहीं मिलती हो। हम लोग सुबह से सुन रहे हैं कि ठीक है, बुद्ध धर्म दुनिया का महान धर्म है, ये वैज्ञानिक सोच है, लेकिन बुद्धा ने कहा था अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्धा एक हमें मनोवैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक सोच दे के गए हैं। बुद्धा ने हमें साइंस से जोड़ा। साइंस कहती है आगे बढ़ो, ना कि पीछे हटो। हमें पीछे हट के हमें मिलेगा क्या? आज वर्तमान परिस्थिति तो ये है कि हम लोग तड़प रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, रोजगार हमारा बिल्कुल खत्म हुआ। हमारा आज के तारीख में हमारा बिल्कुल ही हमारा आरक्षण ऐसा कमजोर कर दिया, जिसे खत्म नहीं किया तो इतना कमजोर कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसके पीछे मुख्य कारण कौन है? ये हम ही हैं, जो हमारे बीच में हमसे वोट मांगने हमारे राजनेता आते हैं, उनके सामने हम सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं? जो यहाँ पे लोग भाषण देने आए,
सुबह से भाषण चलता रहा। उनसे पूछो कि समस्या का समाधान कैसे होगा। यहाँ पे आज हमारी जो वर्तमान परिस्थिति हो गई है कि हमारे पास तो न ढंग के घर बचे। मैं पंजाब के जब गाँव में पहुँची, मैं यहाँ तक कुआसपुरा में गई, मेरा देख के इतना दिल दहल उठा कि हमारे लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं आज भी। मेरे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के बच्चों को ढंग के सरकारी स्कूल खत्म कर दिए गए। कैसे होगा आगे जाके हमारा जीवन यापन होगा कैसे? बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से हमारे पीछे झाड़ू और आगे हांडी हटाई थी, लेकिन आज हमारे बीच में जो हालत क्रिएट हुई है, जो हमारी वर्तमान परिस्थिति ऐसी कर दी गई है कि हमारे पास में आज ना घर है, ना व्यापार है, ना पैसा है। हम करें क्या? हमारे पास में छोटी छोटी मजदूरियां हमें करनी पड़ती है। इसके मुख्य कारण हम ही खुद ही है। आप लोग सोचो, इस पे विचार करो कि हमने इतनी लोगों को इतनी छूट दे दी, वो आके हमारे बीच में हमारा वोट दोनों ले जाते हैं, लेकिन हम उनसे पूछते ही नहीं है कि कैसे हमारा जीवन चलेगा, कैसे हमें रोजगार मिलेंगे, ये आर्थिक आजादी हमें कैसे मिलेगी। बाबा साहब ने इतनी शिक्षा, इतनी बड़ी शिक्षा ग्रहण करी और हमारे इस देश में आके वापस लौट के आए। शिक्षा पे उन्होंने इतना काम करा, उन्होंने समझा सबसे पहले बहुजनों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनके पास पैसा और रोजगार और शिक्षा ही नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उनका काम आज ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ चंद सालों के लिए किया होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जिनको आगे पहुंच के जाके हमारा संसद उन्होंने हमारी आवाज उठाई नहीं। और आज हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि आज हम उनके सामने आते हैं, हमारे मंचों पे चढ़ते हैं, खूब भाषण देके जाते हैं, लेकिन हम उनके बीच में सवाल ही नहीं खड़ा करते। हम उनसे पूछते ही नहीं है कि हमारा काम कैसे बनेगा, हमें कैसे घर मिलेंगे, कैसे हमारा रोजगार मिलेगा, कैसे हमारा जीवन यापन होगा। साथियों, 2024 हमारा इंतजार कर रहा है। सोच लो, अगर हम लोग नहीं जागे तो ये 2024 के बाद हम अपना सर भी नहीं उठा सकेंगे। आज जो हम सोए पड़े हैं ना, तो ये हमें सोने का मौका भी नहीं मिलेगा। जितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, अगर उनको मेरी बात सही लग रही है तो पहले मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, नहीं तो चुपचाप सो जाओ जाके अपने घरों में। अगर आवाज नहीं उठा सकते हो तो जाके सो जाओ, क्योंकि आप लोगों का सब कुछ खत्म हुआ। आपकी राजनीति ऐसी डूब गई है। आपके जो नेता आपने खुद चुन के भेजे, उनसे आपने पूछा ही नहीं कि आप हमें दोगे क्या? आखिर हमसे वोट मांगने आ रहे हो, हमसे नोट मांगने आ रहे हो, हमें ये बताओ कि उसके बदले हमें क्या मिलेगा। हमारे ये भी देखो, यहाँ हमारे मोहल्लों की क्या हालत है। हमारी नालियाँ भी टूटी फूटी, हमारे झुग्गी झोपड़ी में हम रह रहे, जो हमारा सरकार से पैसा आता है वो हम तक ही पहुँचने नहीं देते। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, ऊंची ऊंची पदों पे बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ एक होता है, ऊंची पोस्टों पे पहुंच जाओ, जो सरकारी योजनाएं अपने लोगों को मत बताओ। अगर बता दी तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके बराबर में जाके वो लोग खड़े हो जाए। ज्यादा से ज्यादा वो क्या दिलाएंगे? चपरासी की नौकरी या फिर क्लर्क की नौकरी। उससे हमारा भला हो जाएगा क्या? हमारे तो हर क्षेत्र में ऐसा बंदिश लगा दी गई है कि आप कोई भी सरकारी संस्था देख लो, सब जगह हमारे लोग या तो वो सरकार के पिट्ठू बन गए हैं, अपने लोग की आवाज ही नहीं उठाते, या वो योजनाओं को बताते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। उनकी जबान पर ताले लग चुके हैं, उन्होंने खुद ताले लगाए अपने जबान पर, क्योंकि वो ऐसे लोग आरक्षण को ले जाते हैं जो समाज के लिए कोई काम नहीं करता, और इस आरक्षण को वो बचाते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता। वो बेचारे बच्चे वो लड़के बेचारे अपनी जान से खेल बैठते हैं इस आरक्षण को बचाने के लिए, जिन्हें कुछ नहीं मिलता। वो बेचारों को अगर हम ये भी नहीं बताएंगे कि तुम लोग ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, ये योजना है, तो इन सरकारी अफसरों का, इन लीडरों का हमें फायदा क्या? आप खुद दुनिया की आवाज उठाते हो, जो आपके सामने आता है, आपका क्षेत्र का एमएलए, जाओ धरना देके बैठ जाओ। मैंने भी दिया था धरना। मेरे घर में एक बेचारी मेड आती थी, उसका बच्चा होने वाला था, उसने कहा दीदी मुझे घर नहीं मिल रहा। मैंने कहा चल मेरे साथ, मैं बोरी बिछाती हूँ, बैठी रहना वहाँ पे जब तक तेरे पेपर ना मिल जाए। अपना हाथ छीनना पड़ेगा साथियों। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि जिस भी समाज की प्रगति आपने नापनी है तो उस समाज की सबसे पहले महिलाओं की स्थिति नापो कैसी है। लेकिन मुझे इतनी हैरानी हुई यहाँ पे आधे से ज़्यादा से मतलब
को लगता है कि अपनी महिलाओं को भी थोड़ा कुछ सिखाएं, उन्हें भी बाहर निकाल के लाएं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हो, अगर इतनी महिलाएं आ जाती तो क्या आपकी संख्या है दुगनी नहीं हो जाती? होती कि नहीं होती? इसे भी मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, अगले कार्यक्रम में कौन अपनी अपनी महिलाओं को लाएगा? आप लोग वापिस घर लौट के जाओगे तो आप लोगों को घर लौट के जाओगे तो वो आपसे पूछेगी अभी सुबह से कहाँ थे? अगर वो आपके साथ होती तो बड़ी खुश होती, या वो बता के आती कि मैं इसमें जा रहा हूँ तो आपका इंतजार करती, कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज मिलती खाने को। लेकिन आप लोगों को तो बस ये लगता है कि महिलाओं को तो घर में सोने दो, घर का काम कराओ। अभी आपने देखा मेरे हस्बैंड मुझे पानी देके गए यहाँ पे, और हमेशा मुझे हर जगह सबसे पहले भेजते हैं कि जाओ आप, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा घर छोड़ के आई हूँ, कि समाज का काम करो। आपको पैसा कमाने के लिए जो चाहिए मैं आपको पूर्ति कर दूंगा, लेकिन इस सोते हुए समाज को जगाओ, काम करो इनके बीच में जाके। कब तक हम लोग सहेंगे ये सब चीजें? हमारे सामने हमारी सोसाइटियों में जो मेड वगैरह आती हैं उनकी इतनी बेइज्जती होती है, मुझसे देखी नहीं जाती। क्यों मैं देखूं? वो मेरे परिवार का हिस्सा है। बहुत दुख होता है सबको देख के। इसके लिए हम पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार हैं। हमने ना तो शिक्षा का प्रचार होने दिया, हमारे नेताओं ने बस आरक्षण लिया तो कुर्सी पे जम गए, लेकिन वो भूल गए कि शिक्षा का कैसे प्रचार होना है। धम ठीक है, धम अपनी जगह ठीक है, लेकिन धम से इतना ज्यादा धम करके हमें ये बताओ कि हमें रोटी कैसे मिलेगी, कैसे हमारे घरों में रोजगार पहुंचेगा, हमारे बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी जहाँ से हमारी प्रगति होती है। काशीराम जी ने स्वयं भी कहा था ना, काशीराम जी इतने कॉमन परिवार के सदस्य थे, क्या काशीराम जी को, उनके पिताजी को काशीराम जी से पहले कोई जानता था कि काशीराम जी का परिवार है? नहीं जानता था, क्योंकि काशीराम जी ने इतनी मेहनत करी, 5-5 पैसे के लिए वो तरसे हैं। टायर में पंचर लगाने के लिए मैंने जब उनकी जीवनी पढ़ी तो मैं बुरी तरह रो पड़ी कि वाकई बताओ, हमारे जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी राजनीति मिली, इतना बड़ा एक सामाजिक संगठन मिला, उस संगठन को बनाने वाले संस्थापक 5 पैसे के लिए ढूंढते फिरे थे। 5 पैसे होते क्या, आज कीमत समझो उसकी, कि उस 5 पैसे के सिक्के को वो ढूंढ रहे थे। उन्होंने भी स्वयं कहा ना, आप याद करो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा आप मांगने वाला नहीं, देने वाला बनो। वो देने वाला बनोगे कैसे आप? सोचो, बाबा साहब ने हमारे, केवल वो बाबा साहब को जो प्रचलित किया गया है ना कि वो संविधान सभा के सभापति थे या संविधान के निर्माता थे, नहीं साथियों, वो रिजर्व बैंक की जो आपके पास में जो आज बैंक की योजना है ना, वो भी बाबा साहब की देन है। जो ये बांध परियोजना है, ये भी बाबा साहब की देन है। पूरे नदी नालों को जोड़ के गाँव तक सिंचाई का पानी कैसे पहुँचाया, ये बाबा साहब की देन है। इसका मतलब बाबा साहब ने जो ये पब्लिक सेक्टर खड़ा कराया था और ये आरक्षण की नीति आपको दी थी, इसका मतलब ये था कि हमारा वो आर्थिक उन्नति करना चाहते थे, जिसको हमारे रहते, हमारे नेताओं के रहते धीरे धीरे सब खत्म हो गया। और हम लोग कहाँ पहुँच गए? आज हम ऐसे कगार पे जाके खड़े हो गए हैं कि हमारे पास में अच्छे कपड़े पहनने को नहीं बचे। हमारे लोग बेचारे गर्मी में परेशान, बेहाल। आज सुबह से मैं यहाँ लोगों की हालत देख रही हूँ। जब मैं आसपास के एरिया में घूमी, बड़ा दुख हुआ मुझे कि देखो आज इसका मुख्य कारण कौन है। मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाती हूँ, क्यों नहीं मैं पब्लिक के बीच में जाती हूँ। इसलिए साथियों, मैंने तो मेरा कर्तव्य बनता था, मैं आ गई आपके बीच में। अगर आप लोगों को ठीक लगता है, मेरा थोड़ा सा साथ दो, मैं आपको दिखाती हूँ कि आर्थिक उन्नति कैसे हो सकती है। मैं महिलाओं को सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे क्रिएट करी जाए, बच्चों पे कैसे करी जाए, शिक्षा का विस्तार कैसे किया जाए। मैं बहुत लंबे चौड़े भाषण देने में विश्वास नहीं करती, मैं काम करने में विश्वास करती हूँ। मैं भी हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन हिस्ट्री से सिर्फ सीखती हूँ, उसको बार बार दोहराना नहीं चाहती। कुछ नहीं मिलेगा हिस्ट्री से, सिर्फ हमारे महापुरुषों के जो इतिहास है उससे बस समझ लो, जान लो, लेकिन उन्होंने यही कहा आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ा जाएगा? जब हम इकट्ठे हो जाए और हम समझ जाएं कि बाबा साहब ने तो वास्तव में ये कहा था, शिक्षित हो जाओ, ठीक से शिक्षित हो जाओ, शिक्षा का प्रसार करवाओ। ठीक है, अपने आप हम नहीं कर सकते, घेरो अपने नेताओं को, क्यों नहीं योजनाएं उन तक पहुँचने देते। बाबा साहब ने हमें खाली पब्लिक सेक्टर से नहीं जोड़ा। बाबा साहब ने और काशीराम जी ने तो ये कहा ना कि देने वाले बन जाओ। इसका मतलब ये है कि आप अपने व्यापारिक संस्थान भी खड़े करो, जिसे लोग हमारे समझ नहीं पा रहे हैं। आप नौकरी देने वाले स्वयं भी बन सकते हो।
लेकिन आपको अपने संस्थान खुद भी खड़े करने पड़ेंगे। बड़े सारे लोग ये आ जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर हमारा है, मैं मानती हूँ हमारा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो वो आगे जीत रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर ला के आप लोगों को बिल्कुल बेरोजगार कर रहे हैं, तो आपको भी तो प्राइवेट सेक्टर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आपकी भी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी सब प्राइवेट क्यों नहीं हो सकती? हम अपनी क्यों नहीं खोल सकते? हमारे SC/ST का इतना मोटा फंड आता है जिसको ये हम तक पहुँचने नहीं देते हैं। अगर हम 2-4 पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हो जाए ना, जो स्कूलों में टीचिंग कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब आज तक IIT में, और ये प्रोफेसर साहब ISRO तक पहुँचा चुके हैं अपने रिजल्ट। मुझे आप ऐसे और 4 प्रोफेसर दे दो, मैं आपको एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करके दिखा दूँ। उसकी ब्रांचेस खोलो। याद करो हमारे विरोधियों ने क्या करा। उन्होंने छोटे छोटे, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, 1925 में जब हिंदू महासभा बनाई, उनका दिमाग ये लगा था कि सबसे पहले स्कूलों पे, शिक्षा पे काबू करना। उन्होंने एक स्कूल नहीं खोला, उन्होंने स्कूलों की ब्रांच खोल दी। उसका फायदा उनको ये हुआ, सिलेबस भी उनका था, पैसा हमारा था। उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, लेकिन उसमें उन्होंने एजुकेशन कम सस्ती दी। जैसे बड़े बड़े और स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनके मुकाबले जो ये इनके संगठनों के द्वारा बनाए गए स्कूल थे, उसमें शिक्षा थोड़ी सस्ती रखी। उसमें सबसे पहला कौन फंसा? हम बहुजनों के परिवार फंसे जाते। हर 2 चैप्टर के बाद एक धार्मिक चैप्टर। अगर हमारी भी बहुजनों की सरकार आई थी, अगर उन्हें जरा सी भी समझ होती तो एक राज्य में काम न करके तमाम राज्यों में उसकी ब्रांच खोली होती। वो कहते खुले थे तो उनकी ब्रांचें आगे क्यों नहीं बढ़ाई? उस राज्य से बाहर क्यों नहीं निकले? अगर एक साथ हर राज्य में स्कूल खोले गए होते तो सिलेबस भी आपका होता। मजबूरी में वो सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ता जो हमारे दिमाग को बंद कर देता है। हमें अपना सिलेबस पढ़ने को मिल जाता, लेकिन हमारे ही लोगों ने ठीक से काम नहीं करा। ठीक से काम ये इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, हम शांत रहते हैं। हमारे तो ठीक है, हम वोट डाले निकल आएंगे। क्या हम जानवर हैं क्या? वोट डाले निकल आएंगे। समर्थन इस बात तब देंगे जब पहले हमें लिख के दो, हमें इसके बदले क्या मिलेगा। अगर मैं भी यहाँ पे आपको भाषण सुना रही ना, मुझसे पूछो मैडम कैसे होगा, मैं बताती हूँ कैसे होगा। मुझसे पहले जो बोल के गए उनसे पूछो कैसे मिलेगा हमें वो सब कुछ जो दूसरों के घर में है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूम रहे हैं और हम लोग उनकी गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं। कितनी प्रगति हुई इस 70 साल में। बजाय हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पहुँचते हैं, हम लोग आर्थिक आज़ादी हमें मिल जाती है, हम लोग और गुलाम बनते जा रहे हैं। और अगर अभी भी हम नहीं जागे ना साथियों, तो सो जाओ, तो हमेशा के लिए सोने को तैयार हो जाओ। वही होगा जो मौर्य काल के बाद हमारे पब्लिक के साथ हुआ था। कहीं फिर सरयू नदी बहा दी जाएगी, फिर किसी साकेत को ये अयोध्या बना देंगे। इसलिए इस बार हमेशा के सोने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो जाग उठो। अगली बार जब मैं आऊँ तो मुझे हर किसी के साथ में एक महिला चाहिए। समझ में आ रहा है? हर परिवार की एक महिला अगर बाहर निकल आती है, आप घर में जाओगे, जाके सो जाओगे, महिला घर में खाना बनाएंगी, उसके ऊपर विचार करेंगी, अपने बच्चों को समझाएंगी, तो आपका समाज कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। बाबा साहब ने क्यों हमें इनको वोट मिल दिया था? इसके पीछे कोई मुख्य कारण था। वो ये जानते थे कि मेरे समाज की महिलाओं के लिए ये काम नहीं करेंगे, मुझे ही करना पड़ेगा। वो हमारे लिए करके गए, लेकिन हम ही भूल गए। हमें बस आराम की ज़िंदगी मिल गई, कुछ परसेंट का हमें आरक्षण मिल गया, बस हमें अच्छे कपड़े पहनने को मिल गया। हम लोग पहुँचे ऑफिसों में, खाया पिया, लौट के आ गए, भूल गए कि समाज में कोई चीज़ होती है। मैं भी तो अपने घर में आराम से रह सकती थी। प्रोफेसर साहब आप स्पेशल छुट्टी लेके आए हैं कि नहीं आपको जाना चाहिए, आप चलो, लेकिन लोगों को जगाओ, क्योंकि आखिरी वक्त बचा है आपके पास। 2024 के बाद ये भी हो सकता है कि इलेक्शन भी नहीं होंगे। वो ये बोल देंगे हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से कराएं इलेक्शन, जो सरकार चल रही चलने दो इसे, इससे बेटर कोई सरकार नहीं आ सकती है। देख रहे हो ना यूपी में क्या हालत हो रही है। हर दूसरे मोहल्ले में एट्रोसिटी है, हर घर में एट्रोसिटी है, लेकिन हमारे लोग बस सोए पड़े हैं। जाग उठो साथियों, बस यही उम्मीद से मैं आपको कह के जा रही हूँ, जाग जाओ और पूछो। मैं भी जा रही हूँ, उससे सवाल करना, जिसको चाहिए मेरा नंबर ले लेना। लेकिन आप लोग जाग उठो और हर घर से लाके महिलाओं को यहाँ खड़ा कर दो। बाबा साहब की आखिरी उम्मीद को पूरा कर दो। बाबा साहब का मिशन तब तक अधूरा है जब तक इसमें महिलाओं को नहीं जोड़ोगे। इसमें आर्थिक आज़ादी को नहीं मिलेगी आपको जब तक आप महिलाओं को नहीं जोड़ोगे। जब तक नहीं मिलेगी आपको आर्थिक आज़ादी, जब तक आप अपने घर के हर बच्चे को तैयार नहीं कर दोगे। हर बच्चे
बच्चे को जैसे वो बोलना सीखे सबसे पहले बता दो ये जो कपड़ा पहना है ये माता रमाई की देन है, ये बाबा साहब की देन है। आपने अपने महापुरुषों को बाबा बच्चों के दिमाग में पूरा बैठा दो, क्योंकि आज के टाइम में होता क्या है, हमारे बच्चे थोड़े से पढ़ लिख लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत उनको खाने पीने को ठीक मिल जाता है, देखने में ठीक ठाक लगते हैं, उन्हें अपने लिए अप्रोप्रिएट लड़का या लड़की अपने समाज में मिलते ही नहीं है, वो भागने लगते हैं दूसरे समाज में। उसके लिए कहीं ना कहीं आप पुरुष ही जिम्मेदार। धन्यवाद सर।